हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाइन्थ क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाए हैं, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में तो भाई वो स्टडी से रिलेटेड था, मतलब कि हाउ टू टॉपर इन 7 days। लेकिन इससे पहले वाली वीडियोज़ में ना एज आपको 2019 का PYQ कराया गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस वीडियो में 2020 का जितने भी साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, फर्स्ट सिटिंग में हुआ था, उसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, वीडियो पे यदि चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन था ना हम लोगों का फर्स्ट सिटिंग में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, फर्स्ट में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। देखिए, ऑप्शन है एल्यूमिनियम, जिंक, फीरम और मैग्नीशियम। तो आप सभी ने पता है कि जो लोहा होता है ना, ये तीनों से बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। तो इस पर क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड नंबर, कह रहा है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। भाई, इतना इजी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है? हाँ, पूछा जाता है ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन। तो देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या है ना बेसिकली 6। तो 6 पे क्लिक कीजिएगा। ऐसे साइन नहीं मारना आप लोगों ने उसी सर्कल को भरना है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भरा गया है वैसे। चलिए, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। देखिए, बेसिकली सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसे एल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड तो उसे एल्काइन कहेंगे। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच, उसे हम एल्काइन कहते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि एथेनॉल की क्रियाशील मूल का सूत्र क्या है। देखिए, एथेनॉल का जो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में दिया है सिंगल बॉन्ड OH, सेकंड ऑप्शन है सिंगल बॉन्ड CHO, थर्ड है सिंगल बॉन्ड COOH और फोर्थ है डबल बॉन्ड CO। तो देखिए, बेसिकली एथेनॉल का जो क्रियाशील मूल का सूत्र जो होता है ना, वो बेसिकली होता है सिंगल बॉन्ड OH, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर हमारा कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। देखिए, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है ना, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ओम, सेकंड में दिया है ओम मीटर, थर्ड में दिया है वोल्ट मीटर और फोर्थ में दिया है ओम मीटर। देखिए, ये ओम अपॉन मीटर है और ये ओम मीटर है। देखिए, इसका आंसर इसमें तो ओम दिया हुआ है, लेकिन आई थिंक दूसरा इसका आंसर होना चाहिए। चलिए, इस पर क्लिक करते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए जी, अगला जो क्वेश्चन हमारा 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है चांदी, सेकंड ऑप्शन है लोहा, थर्ड ऑप्शन है नाइक्रोम, फोर्थ ऑप्शन है रबड़। तो देखिए, बेसिकली जो होता है ना, निम्नलिखित विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है ना, तो देखिए सिल्वर इज द जो सबसे ना बेस्ट जो कंडक्टर होता है ना, वो चांदी होता है। तो ये तो एक लाइन है कि चांदी जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। देखिए, बेसिकली इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है फैराडे, सेकंड है ऑस्टेड, थर्ड है एम्पियर और फोर्थ है बोर। तो देखिए, जो बेसिकली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जो खोज हुआ था ना, वो ऑस्टेड ने किया था। चलिए, ये भी क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सेकंड ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, थर्ड ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और फोर्थ ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर की विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, वो कह रहा है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखिए, इसका जो ऑप्शन देखते हैं पहले। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण की ओर, सेकंड ऑप्शन है पूर्व की ओर, थर्ड ऑप्शन है अधोमुखी और फोर्थ ऑप्शन है ऊपरीमुखी। तो देखिए, इसका बेसिकली जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऊपरीमुखी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, फर्स्ट ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिश धारा होती है, सेकंड ऑप्शन है 12 वोल्ट पर दिश धारा होती है, थर्ड ऑप्शन है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, फोर्थ ऑप्शन है 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो देखिए, बेसिकली जो हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है ना, वो होता है 220 वोल्ट पर जो AC करंट होता है ना, अल्टरनेटिव करंट प्रतिवर्ती धारा होता है। तो यही जो आपूर्ति की जाए, इसी से आपूर्ति होती है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक, चलिए जी,
जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, किस दिन में नहीं कर सकते। तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन है धूप वाले दिन, सेकंड ऑप्शन है बादलों वाले दिन, थर्ड ऑप्शन है गर्म दिन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली हम लोग ना बादलों वाले दिन में ना सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि आप लोग को दिख रहा है ना ठीक से। तो ये 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है पवन ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा और फोर्थ ऑप्शन है जैव मात्रा। तो देखिए बेसिकली जो इसका आंसर हो जाएगा ना, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा इज राइट आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। देखिए किसी भी दर्पण से यदि सामने रखी वस्तु कितनी भी दूरी पर स्थित क्यों ना हो, यदि उसका प्रतिबिंब एक सीधा दिखाई देना तो मान लीजिएगा वो तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा। इसका ऑप्शन देखते, देखिए फर्स्ट ऑप्शन केवल समतल दिखा है, सेकंड में केवल अवतल, थर्ड में केवल उत्तल। देखिए जो होता है ना वो समतल अवतल दोनों में होता है, तो फोर्थ ऑप्शन देखेंगे समतल और उत्तल, समतल उत्तल दोनों में होता है, तो फोर्थ ऑप्शन देखेंगे समतल और उत्तल, तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अवतल दर्पण, सेकंड ऑप्शन में उत्तल दर्पण, थर्ड ऑप्शन में समतल दर्पण, फोर्थ ऑप्शन में या तो समतल अथवा उत्तल। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ना, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए जो सबसे ज़्यादा अधिक होता है ना वो होता है हीरे का। इन सब में देखा जाए, देखिए फर्स्ट है वायु, सेकंड है बर्फ और थर्ड है कांच और फोर्थ है हीरा। तो बेसिकली जो होता है ना हीरा का सबसे ज़्यादा होता है अपवर्तनांक। हीरा का बेसिकली होता है 2.42। इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या है, तो उसका अपवर्तनांक होता है 2.42। चलिए ये भी क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है उत्तल लेंस, सेकंड ऑप्शन है अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन है उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस और फोर्थ ऑप्शन है बाइफोकल लेंस। तो देखिए उत्तल लेंस को ना हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अभिसारी मीन्स क्या होता है कि सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिलती हैं, और इसमें क्या होता है, एक एज अ सारी किरणें आके फोकस पे मिलती है ना उत्तल लेंस में, तो ऐसा अभिसारी यानी एक जगह मिलना, और अपसारी मीन्स एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैलना, यही होता है अभिसारी और अपसारी का मतलब मीनिंग। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन जो 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हुआ है। 2019 में भी ये क्वेश्चन सेकंड सीटिंग में आई थिंक सेकंड सीटिंग में आया था, और देखिए 2020 में फर्स्ट सीटिंग में डाल दिया ऐसा। इन लोग मतलब ऐसे ना क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो ईजिली 40 आउट ऑफ 40 आपका मार्क्स आएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। फर्स्ट ऑप्शन है केंचुआ, सेकंड ऑप्शन है मेढक, थर्ड ऑप्शन है मछली और फोर्थ ऑप्शन है कछुआ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ना केंचुआ। केंचुआ जो है ना वो एक उभयलिंगी जीव है। तो इस पर फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। देखिए मेंडल ने ना उन्होंने ना अपने प्रयोग के लिए थोड़ा सा अपने प्रयोग के लिए ना मटर के पौधों का उपयोग किया था। इसमें ऑप्शन देख लेते क्या क्या दिए। जैसे आम दिया हुआ, आम तो नहीं है भैया। गुलाब दिया, गुलाब भी नहीं। गेहूँ, नाना। देखिए मटर, हाँ मटर का उपयोग मेंडल ने किया था। अपने प्रयोग को करने के लिए मटर के पौधे को चुना था। तो चलिए ये भी क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, सेकंड ऑप्शन है अंगूठा, थर्ड ऑप्शन है कान और फोर्थ ऑप्शन है अपेंडिक्स। तो देखिए बेसिकली जो अवशेषी अंग है ना वो है अपेंडिक्स। और से ये रहे या फिर ना रहे कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है इसका, तो ये अवशेषीय अंग में आ जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए बेसिकली आप लोग को ये जो क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड आप लोग को एसएसटी में भी पढ़ने हैं और इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। फर्स्ट है वन संरक्षण, सेकंड ऑप्शन है मृदा संरक्षण, थर्ड ऑप्शन है जल संरक्षण और फोर्थ ऑप्शन है वृक्षारोपण। तो देखिए चिपको आंदोलन जो संबंधित है ना वो है वन संरक्षण से, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है। देखिए लेंस का आवर्धन बेसिकली होता है ना V/U होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है U/V, ना भैया E भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है UV, नो। थर्ड ऑप्शन है U+V, ना भैया ये नहीं होगा। लेकिन डी नंबर ऑप्शन दिया है V/U, यानी कि ये सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में जरा इस क्वेश्चन का एक आंसर दीजिएगा कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा हुआ है, हम लोग बारी पूछा हुआ था ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा।
जो कमेंट जो मतलब जिसका आंसर सही होगा ना उसको हम पिन करेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्निया, सेकंड ऑप्शन है रेटिना, थर्ड ऑप्शन है परितारिका, फोर्थ ऑप्शन है पुतली। देखिए बेसिकली जो होता है ना नेत्र का जो रंगीन भाग होता है ना वो होता है परितारिका, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो करेगा वायुमंडल में प्रकाश की किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है लाल, सेकंड ऑप्शन है नीला, थर्ड ऑप्शन है पीला और फोर्थ ऑप्शन है नारंगी। देखिए वायुमंडल में प्रकाश का जो वर्ण प्रकीर्णन अधिक होता है वो होता है भाई नीले रंग का, भाई प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए ये भी क्लियर हो। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। देखिए ये जो बेसिकली जो होता है ना वो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये जो घटनाएं होती है ना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए आप लोग ये PYQ हम लोग क्लियर करवा रहे हैं, लेकिन यदि आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए ना तो बता दीजिएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को वीडियोस अपलोड हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के, एकदम चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप लोग यदि चाहिए तो भाई कमेंट में कह दीजिएगा कि हमें चाहिए नोट्स वगैरह, तो उस पर वीडियो हम बना देंगे। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्या, हाँ ये जो क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए जी अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्व के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। बेसिकली देखिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं पहले। देखिए जो ऑप्शन कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमानों के, सेकंड ऑप्शन है परमाणु संख्याओं के, थर्ड ऑप्शन है परमाणु आकार के और फोर्थ ऑप्शन है घनत्व के। तो देखिए जो आधुनिक आवर्त जो नियम जो बना था ना तत्व के गुणधर्म जो थे ना वो बेसिकली परमाणु संख्याओं के आधार पर वो बने हुए थे। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और जो फर्स्ट वाला बना था ना आधुनिक आवर्त सारणी, वो उसका बताइए कमेंट में वो किसके गुणधर्म, उसका आवर्त फलन क्या होते थे, परमाणु संख्या था या फिर अदर चीज़ें थी, उसका कमेंट बताइएगा आंसर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती हैं। देखिए बेसिकली एक होता है क्षैतिज कतार, एक होता है ऊर्ध्वाधर। तो क्षैतिज कतार को हम आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर को हम समूह या फिर वर्ग कहते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आवर्त दिया है, सेकंड समूह दिया, थर्ड कोष दिया और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए आवर्त इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की फ्राई पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। देखिए लोहे को फ्राई पैन को जो ना जंग से बचाने के लिए हम लोगों ने उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट पहले ऑप्शन देखते हैं, हम आंसर तो पहले ही बताते रहे। देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है कह रहे हैं कि ग्रीस लगाकर, सेकंड ऑप्शन है पेंट लगाकर, थर्ड ऑप्शन है जिंक की परत चढ़ाकर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। देखिए बेसिकली जिंक की परत चढ़ाकर ना उसे जंग से बचाया जा सकता है। मतलब लोहे की फ्राई पैन को जंग लगने से मूर्छा लग जाता है ना आज बोलते हैं, हाँ उससे बचाया जा सकता है। चलिए ये भी क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन 18 नंबर का 28 नंबर का निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए जब भी ना काय की धातु को आसानी से काटा जा सके तो आप लोग ये देखिएगा नाकाली। देखिए बेसिकली नकली जो है ना, नकली से हो जाएगा सोडियम, ऐसे हो जाएगा पोटेशियम, ऐसे लिथियम। तो ये सब धातुओं को ना ईजिली ना चाकू से काटा जा सकता है। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एल्यूमिनियम दिया, सेकंड सोडियम, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है कॉपर। तो देखिए सोडियम जो है ना, सोडियम को ईजिली चाकू से काटा जा सकता है। तो ये नहीं, सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है Cl2, सेकंड ऑप्शन है SO2, थर्ड ऑप्शन है CO2 और फोर्थ ऑप्शन है O2। देखिए जो होता है ना चूने को पानी को जो दूधिया कर जाता है ना वो होता है CO2। यही गैस जो चूने को पानी को दूधिया कर देता है। आप लोग 8 क्लास में हो गए तो आई थिंक एक्सपेरिमेंट आप लोग किए होंगे। हम लोग के स्कूल में तो एक्सपेरिमेंट हुआ था एज अ हाँ। तो चलिए ये भी क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि टारटैरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। देखिए फर्स्ट है टमाटर, सेकंड संतरा, थर्ड है सिरका और फोर्थ है इमली। चलिए जी तो देखिए ऑप्शन टमाटर, संतरा, सिरका और इमली है। तो इसमें आंसर में संतरा दिखा रहा है हम। देखिए इसका आंसर जो है ना इमली ही होगा। इमली पे ही आप लोग राइट आंसर मारिएगा। चलिए क्लिक हो गया। लेकिन ये जो आपने बताना है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है और संतरे में और सिरका में, इस सब में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। और अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है CaSO4 इंटू 1 बाई CaSO4 हाफ H2O, सेकंड ऑप्शन है CaSO4 इंटू 2H2O, सेकंड थर्ड ऑप्शन है CuSO4 इंटू 10H2O, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है ना CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि
जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो बेसिकली आप लोग देखिएगा, जब भी धातु और अम्ल अभिक्रिया एक दूसरे से करेंगे ना, तो हमेशा कभी भी आप लोग यदि क्वेश्चन पूछे ना, ये यदि जिंक और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पूछा है ना, लेकिन कभी भी कोई अम्ल का नाम दे दे और कोई धातु का नाम दे दे और दोनों में अभिक्रिया करा दे, तो यदि दोनों में अभिक्रिया करेगा ना, तो और पूछे कौन सा गैस निकलता है, तो हमेशा दोनों में अभिक्रिया के पश्चात ना H2 गैस निकलता है। तो आप लोगों ने H2 गैस पे ही क्लिक करना। देखिए यहाँ पे CO2 O2 H2 भी H2 ये H2O है, गलती में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ऐसा इसमें गैस निकलता है, तो H2 गैस ही होगा। ये सब पे ध्यान भटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन 33 नंबर का है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए आयोडीन की कमी से बेसिकली होता है ना घेंघा रोग होता है। गले के पास में ना ये एपिग्लोटिस जो होता है ना, वहीं पे एज अ फुल टाइप का जाता है, तो उसी को शायद आई थिंक घेंघा रोग कहते हैं। हमने तो देखा नहीं है कभी, एज अ हम लोगों ने मोबाइल वगैरह में ही देखा है, एज अ रियल लाइफ में तो मिला ही नहीं हम लोगों ने देखने का। चलिए कोई ना, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा घेंघा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर का है कि निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि हार्मोन, सेकंड ऑप्शन है थायरॉक्सिन, थर्ड ऑप्शन है इंसुलिन, फोर्थ ऑप्शन है एंड्रोजन। देखिए जो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है ना, वो है वृद्धि हार्मोन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। देखिए अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है ना, वो होता है विखंडन द्वारा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं फूल में कौन सा भाग फल में बदलता है। देखिए फूल का में जो जो क्या लिखा है जी, हाँ, जो फल में जो बदलता है ना, उसे बेसिकली हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय जो होता है ना, वही फल में कन्वर्ट होता है। तो चलिए इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। देखिए इसमें हम ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग को टाइम भी आप लोग के पास कम होगा, तो बस हम आंसर ही बताते चल रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा ऑप्शन भी प्रॉपर पढ़ें या फिर बस आंसर ही इसका बताते चलें। देखिए जो बेसिकली होता है ना स्टोमेटा, उसके खुलने और बंद होने का जो निर्भर करता है, उसे जो नियंत्रित करता है ना, कंट्रोल करता है ना, वो करता है द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। ऐसा ये जो होते हैं ना, ये खुलने और बंद होने पे उसका नियंत्रित करती हैं उसे। चलिए ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि न्यूरॉन, सेकंड ऑप्शन नेफ्रॉन, थर्ड ऑप्शन क्या लिखा है ग्लोमेरुलस, और फोर्थ ऑप्शन नीले। तो बेसिकली जो होता है ना, नेफ्रॉन जो होता है ना, वो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। तो चलिए इसमें नेफ्रॉन पे क्लिक करते हैं। और ये तो हो गया नेफ्रॉन, लेकिन जो न्यूरॉन जो होता है ना, ये तंत्रिका जो, हाँ, तंत्रिका ऊतक होता है ना, उसका क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई होता है। चलिए ये भी क्लियर। अगला जो क्वेश्चन 39 नंबर का है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वृक्क, सेकंड ऑप्शन है रक्त, थर्ड ऑप्शन है श्वेत ग्रंथि, फोर्थ ऑप्शन है अग्नाशय। देखिए मानव का जो प्रमुख जो उत्सर्जी अंग होता है ना, वो होता है हमारा वृक्क। वृक्क यहीं से उत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है ना, वो शुरू होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर का है कि एंड्रोजन क्या है। देखिए एंड्रोजन ना बेसिकली एक नरलिंग हार्मोन है। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए पाचक रस दिया हुआ है, क्या लिखा है मानव लिंग हार्मोन, ना भाई ये नहीं होगा, इनमें से सभी ना, ये सब कुछ नहीं होगा। एंड्रोजन जो है ना बेसिकली नरलिंग हार्मोन है। चलिए ये भी क्लियर हुआ। और देखिए 2020 में ना 48 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते थे, और अब आप लोग तो बहुत बढ़िया हो गए, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोगों ने बस 40 बनाने होंगे, और मतलब एक क्वेश्चन के डबल हो गए हैं, तो बस 40 उसमें बनाने होंगे, 80 में से कैसे चुन के एज अब बनाओ आप। चलिए ये भी क्लियर। अब क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन जो 41 नंबर कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए कभी भी यदि कोई अभिक्रिया दे दे, रिएक्शन दे दे और कहे कि किसी पदार्थ में, किसी ऑब्जेक्ट में ऑक्सीजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, तो उस जो अभिक्रिया होता है ना, उस रिएक्शन को ना हम उपचयन कहेंगे, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहेंगे। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। और देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो और वहीं पे कह दे ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की हास्य हो, तो ऑक्सीजन की हास्य होगा ना, तो हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है। देखिए बेसिकली अम्ल का जो पीएच मान होता है ना, वो होता है 7 से कम, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, और जो क्षार जो होता है ना, उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। और जो क्या कहते हैं, हाँ, क्षार का 7 से अधिक हो गया। और एक और, हाँ, उदासीन जो होता है ना, उसका होता है 7, ओनली 7 हो जाएगा। और पूरे जल का पीएच मान क्या आता है, जल का पीएच मान बेसिकली आप लोग साथ बताइएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। देखिए धोने का जो सोडा का आणविक सूत्र होता है ना, वो होता है N2CO3 × 10H2O। यानी कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सोडियम कार्बोनेट N2CO3 × 2H2O, N2CO3 × 10H2O, N2
Na2CO3 इंटू 5H2। तो आप लोगों ने ना ये इसको आगे आगे की लाइन छोड़ो, आप लोग ये पीछे का देखना है, इसमें कितने जल पानी कितने भार पानी का है। देखिए जिसमें आपको 10 दिख जाए तो और पूछा कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है, आगे देखिए Na2CO3 लगा हुआ है और बस 10 जल पानी, बस क्लिक करो, 1 नंबर फिक्स है आपका। तो ऐसे ही ध्यान से जहाँ पे 10 जल पानी मिल जाए 10 बार, तो एज अ आगे लगा हो Na2CO3, तो बेसिकली आप लोगों ने इसी पे क्लिक करना है, धोने का सोडा का सूत्र यही है। चलिए ये भी क्लियर हुआ। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन के अनुभव होता है। यह अम्ल देखिए बेसिकली जो मधुमक्खी के जो डंक में जो वो क्या कहते हैं अम्ल जो होता है ना, वो होता है मेथनॉइक अम्ल। तो उसी के कारण से ना हम लोग को एज अ जलन वगैरह और दर्द वगैरह महसूस होता है। चलिए ये भी क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन है 45 नंबर का है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। देखिए अमीबा जो होता है ना अपना भोजन जो होता है ना कुटपाथ द्वारा पकड़ता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर का है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। देखिए जो लाइपेज नामक एंजाइम होता है ना वो वसा पे कार्य करता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए जी, जो 47 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वायवीय श्वसन, सेकंड ऑप्शन है अवायवीय श्वसन, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली वायवीय श्वसन से ना ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर कह रहा है कि मछली का श्वसन अंग है। देखिए मछली का जो श्वसन अंग है ना वो है गिल्स, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो भी थोड़ा सा यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ताकि और थोड़ा सा लाइक वगैरह कीजिए, क्योंकि थोड़ी सी लाइक वगैरह एज अ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है, वीडियो को बनाने में एज अ थोड़ी सी अच्छी फील होता है, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं अंदर से कि चलो अच्छे लाइक्स वगैरह अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।